कस्टम ब्रोकर परीक्षा 2026 MCQ भाग 3 हिंदी संस्करण। Q1 समुद्र के रास्ते इंपोर्ट के मामले में शिपमेंट की तारीख। सही जवाब बिल ऑफ लैडिंग पर लिखी तारीख। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(a) को सीमा शुल्क मूल्यांकन आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण नियम 2007 के नियम 5 के साथ पढ़े। समुद्री आयात के लिए बिल ऑफ लैडिंग तिथि शिपमेंट की तारीख। Q2 हवाई जहाज से इंपोर्ट के मामले में शिपमेंट की तारीख। सही जवाब एयरवे बिल की तारीख। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 15(1)(a) एयरवे बिल AWB एयर कार्गो के लिए ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है। हवाई मार्ग से आयात के लिए AWB तिथि को शिपमेंट की तिथि माना जाता है। Q3 कुरियर सर्विस से इंपोर्ट के मामले में शिपमेंट की तारीख। सही जवाब कुरियर रसीद बटा वेबिल की तारीख। कानूनी आधार कुरियर आयात और निर्यात इलेक्ट्रॉनिक घोषणा और प्रसंस्करण विनियम 2010 कुरियर वेबिल बटा रसीद की तारीख को शिपमेंट की तारीख माना जाता है, न कि कस्टम्स को सौंपने या एयरक्राफ्ट के आने की तारीख। Q4 हवाई समुद्री रास्ते से एक्सपोर्ट किए गए सामान के मामले में एक्सपोर्ट की तारीख। सही जवाब लियो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की तारीख। Q5 किसे डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं माना जाता है? सही जवाब विदेश जाने वाले जहाज पर सामान की आपूर्ति। कानूनी कारण डीम्ड एक्सपोर्ट्स को FTP फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत डिफाइन किया गया है और इसमें यह शामिल है EOU बटा EHTP बटा STP को आपूर्ति, DFIA के विरुद्ध आपूर्ति, EPCG बटा आप बटा DFIA के विरुद्ध आपूर्ति। विदेश जाने वाले जहाज पर सामान की सप्लाई को एक्सपोर्ट माना जाता है, डीम्ड एक्सपोर्ट नहीं। संदर्भ FTP पैरा 7.02। Q6 सोने और चांदी पर AIDC की दर। सही जवाब 2.5% यथामूल्य। कानूनी कारण कृषि अवसंरचना और विकास उपकर AIDC पर सोना चांदी निर्धारित दर 2.5% मूल्यानुसार। संदर्भ वित्त अधिनियम 2021 संशोधित। प्रश्न 7 AIDC चार्ज करने के लिए मूल्यांकन योग्य मूल्य। सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार CIF। कानूनी कारण आकलन योग्य मूल्य पर की जाती है। कर योग्य मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के तहत निर्धारित किया जाता है। यह BCD बटा SW बटा I गेस्ट इंक्लूसिव वैल्यू पर चार्ज नहीं किया जाता है। सूत्र AIDC दर आकलन योग्य मूल्य CIF। Q8 गलत जानकारी के कारण सेक्शन 28K के तहत एडवांस रूलिंग को अमान्य घोषित किया जा सकता है। सही जवाब सत्य। कानूनी कारण अगर गलत तरीके से पेश किया गया है या जरूरी तथ्यों को दबा दिया जाता है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी शुरू से ही रूलिंग को अमान्य घोषित कर सकती है। संदर्भ धारा 28K सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रश्न 9 कुल शुल्क गणना दिया गया। CIF USD 200 विनिमय दर 50 रुपए, CIF INR में 10,000 रुपए, BCD 5%, SWS BCD का 10%, IGST 5%, स्वास्थ्य उपकर 5%। गणना BCD 10,000 का 5% 500, SWS 500 का 10% 50, IGST 10,000 प्लस 500 प्लस 50 का 5,527.5, हेल्थ सेस 500 का 5% 25। कुल शुल्क 500 प्लस 50 प्लस 527.5 प्लस 25 1,102 रुपए 50 पैसे। क्विज में इस्तेमाल किए गए ऑप्शन और राउंडिंग लॉजिक के अनुसार सबसे करीबी सही जवाब मार्क किया गया है। सही जवाब 1078। क्विज में हेल्थ सेस नहीं है या अलग बेस लागू किया गया है। एग्जाम में आम दिक्कत। प्रश्न 10 धारा 14(1) के तहत लेनदेन मूल्य जब CI USD 100 और USD 170 रुपए। सही विकल्प 8,400 रुपए। काम करना आम परीक्षा का अंदाजा। CIF मान 170 7,000 रुपए। लैंडिंग चार्ज @CIF का 20% जोड़े, जैसा कि अक्सर ऐसे MCQ में लिया जाता है। 7,000 का 20% 1,400 रुपए। लेनदेन मूल्य 7,000 प्लस 1,400 8,400 रुपए। Q11 इंपोर्ट पर कुल ड्यूटी CIF यूरो 500 $1 80 रुपए, BCD 5%, SWA 0, IGST 10%। सही विकल्प 6,200 रुपए। यह पेपर एक इम्प्लाइड कन्वर्जन वैल्यू बेस का इस्तेमाल कर रहा है और फिर इसे लागू कर रहा है। BCD कर योग्य मूल्य पर 5%, IGST 10%, असेसेबल वैल्यू प्लस BCD। तो टोटल 2 प्लस I 0.05 AV प्लस 0.10 AV प्लस 0.05 AV 0.05 AV प्लस 0.105 एविशन.155 AV। अगर ड्यूटी 6,200 रुपए है
तो क्विज में इस्तेमाल किया गया AV 6200 बटा 0.155 रुपए, यानी उन्होंने CIF 40,000 माना, तो ड्यूटी ठीक 6,200 हो जाती है। Q12 सर्च ऑडिट ऑपरेशन के बाद SCN जारी करने की टाइम लिमिट। सही विकल्प 2 साल। क्विज की के अनुसार ये MCQ उसी फॉर्मेट में बनाया गया है। Q13 कस्टम्स एक्ट 1962 की धारा 46 के तहत बिल ऑफ एंट्री फाइल करने की समय सीमा। सही विकल्प जहाज हवाई जहाज गाड़ी के आने के पिछले दिन के आखिर तक, मतलब आने से पहले भी पिछले दिन के आखिर तक फाइलिंग की इजाजत है। प्रश्न 14 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110 1D के तहत सशक्त प्राधिकरण। सही जवाब सीमा शुल्क आयुक्त। कानूनी स्थिति धारा 110 1D स्पष्ट रूप से बताती है कि सीमा शुल्क आयुक्त जब्त किए गए सामान सोने सहित की सूची को प्रमाणित करें और निर्धारित तरीके से निपटान का आदेश दें। मुख्य आयुक्त अपर आयुक्त का उल्लेख धारा 110 1D में नहीं किया गया है। आपके जवाब को गलत क्यों मार्क किया गया? आपने कई हायर अथॉरिटीज को चुना, लेकिन सेक्शन में सिर्फ कमिश्नर का नाम ही है। Q15 एक्सपोर्ट रिफंड के लिए ITC का इस्तेमाल करने के लिए धोखाधड़ी से इनवॉइस हासिल करने पर पेनल्टी का प्रावधान। सही जवाब धारा 114 AC। कानूनी स्थिति धारा 114 AC में शामिल है ITC का लाभ उठाना, नकली चालान का उपयोग और एक्सपोर्ट पर IGST बटा ड्यूटी का गलत रिफंड क्लेम। 114 बटा 114 बटा 114 अब नकली ITC के जरिए एक्सपोर्ट रिफंड फ्रॉड पर लागू नहीं होते हैं। आपका चुना हुआ ऑप्शन 114 AC सही था, लेकिन सिस्टम मार्किंग में गड़बड़ी दिख रही है, क्विज में गलती। Q16 एक्सपोर्ट पर IGST के फ्रॉड रिफंड के लिए सेक्शन 114 AC के तहत मैक्सिमम पेनल्टी। सही जवाब क्लेम किए गए रिफंड का 5 गुना तक। कानूनी स्थिति धारा 114 AC 1 में प्रावधान है धोखाधड़ी से क्लेम किए गए रिफंड की रकम का 5 गुना तक जुर्माना। अन्य विकल्प 100%, 2 बार, 3 बार गलत है। आपका चुना हुआ जवाब कानूनी तौर पर सही है, क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 17 CCEP क्या है? सही जवाब सामान्य सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। कानूनी आधार कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशंस के तहत परिभाषित के लिए इस्तेमाल होता है। आइस गेट सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और डेटा एक्सचेंज। कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल कस्टम्स कॉमन इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। एग्जाम में वर्ड ऑर्डर मायने रखता है। आपका उत्तर कॉमन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल सही है, क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 18 देश का कौन सा कानून सामान और सर्विस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से जुड़े फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है? सही जवाब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फेमा। कानूनी आधार फेमा 1999 की धारा 3, 5, 6 और 7 विनियमित करती है विदेशी मुद्रा लेन देन, चालू और पूंजी खाता लेन देन, वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात और आयात। कस्टम्स एक्ट 1962 कस्टम्स ड्यूटी लगाने कलेक्शन से जुड़ा है, फॉरेक्स रेगुलेशन से नहीं। आपका ऑप्शन कस्टम्स एक्ट 1962 गलत है। प्रश्न 19 RBI फेमा 1999 के किस सेक्शन के तहत बैंकों और दूसरी एंटिटीज को ऑथराइज डीलर के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए ऑथराइज करता है? सही उत्तर फेमा की धारा 10 1। कानूनी आधार धारा 10 1 फेमा 1999। रिजर्व बैंक किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज डीलर के तौर पर फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटीज में डील करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। आपका चुना हुआ उत्तर 10 1 बिल्कुल सही है, क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 20 धारा 8 फेमा 1999 निर्यातक को निर्धारित अवधि के भीतर को वसूलने और वापस भेजने का निर्देश देती है। सही जवाब एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई। कानूनी आधार धारा 8 फेमा 1999 सामान का हर एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट किए गए सामान की पूरी कीमत देगा और वसूल करके भारत वापस भेजेगा। आपका जवाब एक्सपोर्ट प्रोसीड्स सही है, क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 21 एक्सपोर्ट से मिली रकम को भारत वापस लाने और वापस लाने की टाइम लिमिट क्या है? सही जवाब 9 महीने अभी, लेकिन परीक्षाोन्मुख उत्तर 12 महीने। स्पष्टीकरण पहले RBI का नियम आमतौर पर एग्जाम में टेस्ट किया जाता था 12 महीने, बाद में इसे घटाकर 9 महीने कर दिया गया। RBI मास्टर डायरेक्शन एक्सपोर्ट। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और क्विज अभी भी 12 महीने लेते हैं, जब तक कि उन्हें साफ तौर पर अपडेट न किया जाए। आपका जवाब 12 महीने एग्जाम के लिए सही है। Q22 एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को वापस पाने और वापस भेजने की लिमिट कौन बढ़ा सकता है? सही जवाब RBI और एक्सपोर्टर के ऑथराइज डीलर दोनों। कानूनी आधार फेमा 1999 के अनुसार RBI के माल और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर निर्देश के साथ पढ़े। ऑथराइज डीलर
एदी बैंक को तय लिमिट तक एक्सटेंशन देने का अधिकार है। आरबीआई एदी पावर्स बटा स्पेशल केस से आगे एक्सटेंशन दे सकता है। इसलिए आरबीआई और एक्सपोर्टर के ऑथराइज्ड डीलर दोनों ऑप्शन कानूनी तौर पर सही है। अगर क्विज में गलत मार्क किया है, क्विज में गलती। Q23 एक्सपोर्ट से मिली रकम न मिलने पर कितनी पेनल्टी लगेगी? सही जवाब, उल्लंघन में शामिल राशि का 3 गुना तक। कानूनी आधार धारा 13(1) फेमा 1999, जहां रकम का अंदाजा लगाया जा सकता है वहां शामिल रकम का 3 गुना तक जुर्माना, या जहां रकम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है वहां 2 लाख रुपए तक जुर्माना और लगातार नियम तोड़ने पर हर दिन 5,000 रुपए जुर्माना। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? 2 लाख रुपए ये तभी लागू होता है जब रकम का पता न लगाया जा सके। 5 लाख रुपए फेमा में नहीं। शामिल राशि तक अधूरा। केवल सही MCQ ऑप्शन, उल्लंघन में शामिल राशि का 3 गुना तक। Q24 1 CPIO SPIO से दिनों के अंदर RTI क्वेरी का जवाब देने की उम्मीद की जाती है। सही जवाब 30 दिन। कानूनी आधार धारा 7(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, रिक्वेस्ट मिलने के 30 दिनों के अंदर जानकारी देनी होगी। अपवाद ज्ञान के लिए जीवन और स्वतंत्रता 48 घंटे, ट्रांसफर किया गया एप्लीकेशन 35 दिन, थर्ड पार्टी 40 दिन। जनरल MCQ का जवाब 30 दिन रहता है। अगर क्विज गलत मार्क हो गया, क्विज में गलती। प्रश्न 25 यदि CPIO SPIO के पास RTI अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी नहीं है। सही जवाब, एप्लीकेशन या उसका जरूरी हिस्सा 5 दिनों के अंदर संबंधित CPIO SPIO को ट्रांसफर करें और एप्लीकेंट को बताएं। कानूनी आधार धारा 6(3) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, 5 दिनों के अंदर संबंधित पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्रश्न 26 सवाल, घर में इस्तेमाल के लिए जानवरों और जानवरों से बने सामान के क्लियरेंस का ऑर्डर कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 47 के तहत सही ऑफिसर तभी देता है जब इंपोर्टर के पास इससे इजाजत हो। सही उत्तर एनिमल क्वारंटीन ऑफिसर। कानूनी आधार पशुधन आयात अधिनियम 1898 द्वारा शासित। पशुपालन और डेयरी विभाग की गाइडलाइंस पढ़े। एनिमल क्वारंटाइन एंड सर्टिफिकेशन सर्विस AQCS से NOC के बाद ही कस्टम्स क्लियरेंस की इजाजत है। जीवित पशुओं या पशुधन उत्पादों में FSSAI की कोई भूमिका नहीं है। प्रश्न 27 सवाल, पर्सनल इस्तेमाल के लिए 2 किलोग्राम से कम वजन वाले कटे हुए फूल, माला, गुलदस्ते, फल और सब्जियों के इंपोर्ट की इजाजत बिना फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट या इंपोर्ट परमिट के है। सही उत्तर गलत। कानूनी आधार पादप संगरोध भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003। मात्रा चाहे कितनी भी हो, फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट जरूरी है। 2 किलोग्राम से कम के लिए कोई व्यापक छूट नहीं, छोटी मात्रा स्वचालित छूट। प्रश्न 28 सवाल, EOU को मशरूम स्पॉन कल्चर के इंपोर्ट के लिए किसी इंपोर्ट परमिट की जरूरत नहीं है। सही उत्तर गलत। कानूनी आधार मशरूम स्पॉन कल्चर पौधे का प्रसार सामग्री प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर 2003 के तहत कवर किया गया। इनके लिए भी जरूरी है। EOU अनुसंधान एवं विकास संस्थान। अनुसंधान के उद्देश्य। प्रश्न 29 सवाल, RD खाने, फीड, बल्क में प्रोसेसिंग और एनवायरमेंटल रिलीज के लिए GMOs बटा LMOs का इंपोर्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और रूल्स 1989 के तहत आता है। सही उत्तर गलत। कानूनी आधार EPA के तहत नियम 1989 सभी मकसदों को कवर नहीं करते हैं। शासन बंटा हुआ है। उद्देश्य अधिकार अनुसंधान और विकास, RCGM पर्यावरणीय रिलीज, GSE भोजन बटा चारा, FSSAI आयात मंजूरी, सीमा शुल्क प्लस GSE। अतः यह कथन कि सभी EPA 1986 और नियम 1989 द्वारा शासित हैं गलत है। प्रश्न 30 सवाल, जो कंपनियां इंस्टीट्यूट कमर्शियल मकसद के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें JAC के साथ साथ RCGM से भी अप्रूवल लेना जरूरी है। सही उत्तर गलत। प्रश्न 31 देश में पौधों और पौधों की सामग्री का आयात किसके द्वारा विनियमित किया जाता है। सही जवाब प्लांट क्वारंटाइन भारत में इंपोर्ट का रेगुलेशन ऑर्डर 2003, जिसे अक्सर प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर भी कहा जाता है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट एक्ट 1914 के तहत जारी किया गया। आपके मार्क किए गए ऑप्शन गलत क्यों थे? FSSAI सिर्फ फूड सेफ्टी के लिए, प्रोसेस्ड फूड खाने की चीजें। कस्टम्स एक्ट 1962 प्रोसीजरल कानून खास रेगुलेशन नहीं। PFS ऑर्डर 1989 प्रोसेस्ड फूड स्टैंडर्ड से संबंधित है। एग्जाम के लिए जरूरी टिप, पौधे, बीज, मिट्टी, पौधों का सामान प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर PQ ऑर्डर। Q32
प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट के साथ मेटल स्क्रैप का जांच प्रतिशत। सही जवाब असत्य। कानूनी स्थिति सीबीआईसी परिपत्र संख्या 042023 COS और पहले के निर्देशों के अनुसार परीक्षा के नियम जोखिम आधारित है। कोई सख्त कानूनी आदेश नहीं। निर्माता आयातकों के लिए 25%, व्यापारियों के लिए 50%। मिनिमम एक कंटेनर रूल भी एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए कथन गलत है, फॉल्स। प्रश्न 33 सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 2(1) के अनुसार न्यायिक प्राधिकरण में शामिल नहीं है। सही जवाब सीमा शुल्क आयुक्त, अपील। धारा 2(1) की परिभाषा में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। बोर्ड, आयुक्त, अपील, अपीलीय न्यायाधिकरण। क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन चुनना था, इसलिए MCQ फॉर्मेट में सभी ऑप्शन सही नहीं है। सही विकल्प सीमा शुल्क आयुक्त, अपील। प्रश्न 34 निम्नलिखित में से कौन न्याय निर्णय प्राधिकरण नहीं है? सही जवाब आयुक्त, अपील। कारण आयुक्त, अपील, अपीलीय कार्य करते हैं। वो मूल कार्यवाही का निर्णय नहीं करता है। दूसरे लोग फैसला करने वाले अधिकारी हैं। सीमा शुल्क अधीक्षक, उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त। आपका जवाब असल में सही था, लेकिन Q33 कंफ्यूजन की वजह से प्लेटफॉर्म ने शायद इसे गलत तरीके से ऑटोलिंक कर दिया है। Q.35 धारा 127B सेटलमेंट कमीशन के तहत आवेदन के लिए अप्रासंगिक दस्तावेज। प्रश्न सेक्शन 127B के तहत अप्लाई करने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं है? सही जवाब आयात मैनिफेस्ट। कानूनी तर्क कस्टम्स एक्ट के सेक्शन 127B के अनुसार प्रवेश बिल, शिपिंग बिल, सामान डाक घोषणा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट IGM कैरियर द्वारा फाइल किया जाता है, एप्लीकेंट इंपोर्टर द्वारा नहीं। इसलिए यह सेटलमेंट एप्लीकेशन के लिए जरूरी नहीं है। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 36 ऐसा मामला जहां धारा 127B के तहत सेटलमेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रश्न किस मामले में सेक्शन 127B के तहत कमीशन के सामने सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन दिया जा सकता है? सही जवाब बिल ऑफ एंट्री में मूल्य की गलत घोषणा। कानूनी तर्क सेटलमेंट कमीशन का मतलब है कर्तव्य देयता प्रकटीकरण, मूल्य मात्रा की गलत घोषणा। इसकी अनुमति नहीं है। सेस्टैट न्यायालय के समक्ष लंबित मामले, NDPS मामले, शुद्ध वर्गीकरण विवाद। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 37 असुरक्षित घटिया खाद्य पदार्थों के आयात पर रोक लगाने का प्रावधान। प्रश्न कौन सा प्रावधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति असुरक्षित या गलत ब्रांड वाला खाना इंपोर्ट नहीं करेगा? सही जवाब FSS अधिनियम 2006 की धारा 25(1) सही नहीं। सही जवाब सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 11। कानूनी तर्क FSS अधिनियम की धारा 25(1) विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण पर प्रतिबंधों से संबंधित है। इंपोर्ट पर रोक इन तरीकों से लागू की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 FSSAI नियमों के साथ पढ़े। कस्टम्स पोर्ट्स पर लागू करने वाली अथॉरिटी है। आपका मार्क किया हुआ जवाब गलत है। प्रश्न 38 खाद्य लेबल पर अनिवार्य नहीं। सवाल खाने के पैकेट कंटेनर के लेबल पर कौन सी बात लिखना जरूरी नहीं है? सही जवाब इनकोटर्म। कानूनी तर्क FSSAI लेबलिंग रेगुलेशन के तहत जरूरी निर्माण की तिथि, तारीख से पहले सबसे अच्छा, सामग्री का विवरण, इनकोटम्स, FOB CIF वगैरह ट्रेड टर्म्स है। फूड लेबलिंग की जरूरत नहीं। आपका चुना हुआ जवाब सही है। Q39 पौधे और पौधों की सामग्री का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी। सही जवाब इंपोर्ट परमिट और एक ऑफिशियल फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। कानूनी आधार पादप संगरोध भारत में आयात का विनियमन आदेश 2003 खंड 3 और अनुसूची। स्पष्टीकरण सभी पौधे की सामग्री जिसमें बीज, फल, कलम आदि शामिल है को बिना इनके आयात नहीं किया जा सकता। प्लांट क्वारंटाइन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया इंपोर्ट परमिट, एक्सपोर्ट करने वाले देश के NPPO द्वारा जारी फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। यह बात पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी लागू होती है। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? प्री इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट हर जगह जरूरी नहीं है। ट्रांस बॉर्डर परमिट लागू नहीं। आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है। पौधों का सामान सीमित है, मुफ्त नहीं। आपका चुना हुआ जवाब कानून के हिसाब से सही है, लेकिन क्विज सिस्टम ने इसे गलत तरीके से जांचा है। प्रश्न 40 सज्जन यात्री आभूषण मुक्त भत्ता। सही जवाब 20 ग्राम, अधिकतम मूल्य 50,000 रुपए। कानूनी आधार बैगेज नियम 2016 नियम 5। CBIC अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अधिसूचना संख्या 302016 सीमा शुल्क। प्रावधान 1 साल से ज्यादा विदेश में रहने वाले भारतीय यात्री के लिए सोने के आभूषण की अनुमति।
20 ग्राम तक। मूल्य 50,000 रुपए। शुल्क मुक्त। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? 10 ग्राम बटा 25,000 रुपए पुराने प्रावधान। 30 ग्राम बटा 75,000 रुपए निर्धारित नहीं। 0 ग्राम गलत। आपका जवाब बिल्कुल सही है। क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 41, महिला यात्री आभूषण मुक्त भत्ता। सही जवाब 40 ग्राम, अधिकतम मूल्य 1 लाख रुपए। कानूनी आधार नियम 5 बैगेज नियम 2016। प्रावधान 1 साल से ज्यादा विदेश में रहने वाली महिला यात्री के लिए सोने के आभूषण की अनुमति 40 ग्राम तक। मूल्य 1 लाख रुपए। शुल्क मुक्त। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? 50 ग्राम बटा 1.2 लाख रुपए सूचित नहीं किया गया। 30 ग्राम बटा 75,000 रुपए किसी भी श्रेणी पर लागू नहीं होता। 60 ग्राम बटा 1.5 लाख रुपए गलत। आपका चुना हुआ ऑप्शन कानूनी तौर पर सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। Q42 भारत में पालतू जानवरों का आयात हेल्थ सर्टिफिकेट। सही जवाब सत्य। कानूनी आधार DGFT नीति, पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा AQCS, पशुधन आयात अधिनियम 1898। स्पष्टीकरण पालतू जानवरों के आयात के लिए जरूरी है निर्यातक देश से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। AQCS मंजूरी। टीकाकरण रिकॉर्ड। आपका जवाब सही है। Q43 किसी व्यक्ति बटा फर्म बटा कंपनी को जारी किया गया कस्टम ब्रोकर लाइसेंस है। कानूनी तौर पर सही जवाब नवीकरणीय और गैरस्तांतरणीय दोनों। कानूनी आधार CBLR 2018 का विनियमन 6 और 7। लाइसेंस एक समय 10 साल के लिए दिया जाता है, इसलिए रिन्यू किया जा सकता है। लाइसेंस आवेदक का पर्सनल है, नॉन ट्रांसफरेबल। आपका जवाब कॉन्सेप्चुअली सही है। कुछ क्विज प्लेटफॉर्म गलती से सिर्फ नॉन ट्रांसफरेबल मार्क कर देते हैं, लेकिन CBLR साफ तौर पर दोनों को सपोर्ट करता है। Q44 एक कस्टम ब्रोकर को दिए गए लाइसेंस की वैलिडिटी पीरियड जो एक AEO भी है। सही परीक्षा उत्तर 10 वर्ष। कानूनी स्थिति विनियमन 7(2) CBLR 2018। सामान्य वैधता 10 वर्ष। AEO स्टेटस से लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं हो जाता। AEO के फायदे इनसे जुड़े हैं: तेज निकासी, छूट, स्थगित प्रक्रियाएं, लाइसेंस की वैधता नहीं। कथन जब तक वो AEO का दर्जा रखता है गलत है। Q45 डायरेक्टर्स पार्टनर्स में बदलाव की जानकारी के अंदर देनी होगी। सही जवाब 30 दिन 1 महीना। कानूनी समर्थन विनियमन 9(2) CBLR 2018। कस्टम ब्रोकर किसी भी बदलाव के 30 दिनों के अंदर लाइसेंसिंग कमिश्नर को बताएगा। आपका चुना हुआ जवाब 1 मंथ कानूनी तौर पर सही है। अगर क्विज इसे गलत बताता है तो यह प्लेटफॉर्म की गलती है, कानून की नहीं। प्रश्न 46 लाइसेंस प्राप्त स्टेशन के अलावा अन्य सीमा शुल्क स्टेशन पर कार्य करना। फॉर्म में सूचना विनियम 7(4). सही जवाब फॉर्म B2। कानूनी संदर्भ विनियमन 7(4) CBLR 2018। संबंधित फॉर्म B एक लाइसेंस ग्रांट। फॉर्म B 2 दूसरे कस्टम स्टेशन पर काम करने की जानकारी। फॉर्म C इंपोर्टर एक्सपोर्टर द्वारा ऑथराइजेशन। सही विकल्प फॉर्म B2, फॉर्म C नहीं। Q47 इनमें से कौन सा सेक्शन 30 कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत फाइल नहीं किया गया है? विकल्प आयात मैनिफेस्ट, आगमन मैनिफेस्ट, आयात रिपोर्ट, यात्री नाम रिकॉर्ड PNR जानकारी। सही जवाब पैसेंजर नेम रिकॉर्ड PNR जानकारी। कानूनी कारण धारा 30 निम्नलिखित से संबंधित है: आयात मैनिफेस्ट पोत, आगमन मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट गाड़ियों के लिए, PNR जानकारी यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन 2022 के नियम 4 के तहत दर्ज की जाती है, धारा 30 के तहत नहीं। आपका चुना हुआ जवाब कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 48 धारा 2 के अनुसार भारत में शामिल है। विकल्प भारत का एकमात्र भूभाग, केवल प्रादेशिक जल, भूमि द्रव्यमान और सीमा शुल्क जल, भूमि द्रव्यमान और प्रादेशिक जल। सही उत्तर इसमें भूमि क्षेत्र और प्रादेशिक जल शामिल है। कानूनी संदर्भ धारा 2(27) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। भारत की परिभाषा जमीन प्लस टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल मील तक। सीमा शुल्क जल 24 समुद्री मील भारत की परिभाषा में शामिल नहीं है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न 49 धारा 2(42) के तहत वाहन से तात्पर्य किसी भी प्रकार के वाहन से है जिसका उपयोग। विकल्प भूमि, वायु, समुद्र, ऊपर के सभी। सही जवाब ऊपर दिए गए सभी। कानूनी संदर्भ धारा 2(42 वाहन का तात्पर्य भूमि, जल या वायु पर प्रयोग किए जाने वाले किसी भी वाहन से है।
तो इसमें शामिल है ट्रक, भूमि, जहाज, समुद्र, विमान, वायु। अकेले भूमि अधूरी है। Q50 निम्नलिखित में से न्यायाधिकरण की पहचान करें। विकल्प तख्ता, CSTAT, निपटान आयोग, आयुक्त। सही उत्तर कमिश्नर। प्रश्न 51 बाजार मूल्य का अर्थ धारा 2(30) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही जवाब सामान्य व्यापार के दौरान वस्तुओं का थोक विक्रय मूल्य। कानूनी आधार धारा 2(30) बाजार मूल्य को इस प्रकार परिभाषित करती है। थोक मूल्य जिस पर ऐसे सामान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं व्यापार के सामान्य क्रम में। खुदरा मूल्य गलत। धारा 3(1) के तहत निर्धारित मूल्य प्रासंगिक नहीं। इनमें से कोई नहीं गलत। क्विज का जवाब सही है, लेकिन आपका सिलेक्शन मार्किंग लॉजिक शायद फेल हो गया। टेक्निकल दिक्कत। Q.52 धारा 74 के तहत ड्रॉबैक का दावा करने की प्रारंभिक शर्त। सही जवाब एक्सपोर्ट के लिए सामान सेक्शन 50 के तहत एंटर किया जाता है और लियो सेक्शन 51 के तहत दिया जाता है। कानूनी आधार सेक्शन 74 इंपोर्टेड सामान का री एक्सपोर्ट के तहत यह जरूरी है। धारा 50 के तहत निर्यात प्रविष्टि। धारा 51 के तहत निर्यात आदेश लियो। एक्सपोर्ट के लिए सामान एंटर किया गया और सेक्शन 51 के तहत लियो दिया गया, अधूरा सेक्शन 50 मिसिंग। परीक्षा में सही शब्द मायने रखते हैं। क्विज का ब्लूटिक वाला जवाब सही है। प्रश्न 53 निर्यात का तरीका धारा 74 के तहत वापसी के लिए पात्र नहीं है। सही जवाब यात्री, नहीं कुरियर। कानूनी आधार जब सामान हो तो ड्रॉबैक मंजूर नहीं है। यात्री द्वारा सामान के रूप में बाहर निकाला गया। रेगुलर शिपिंग बिल प्रोसेस के तहत एक्सपोर्ट नहीं किया गया। कुरियर गलत क्यों है? कुरियर एक्सपोर्ट में ड्रॉबैक की अनुमति है, सीमा और प्रक्रियाओं के अधीन। कुरियर एक्सपोर्ट रेगुलेशन के तहत मान्यता प्राप्त। एयर कार्गो बटासी कार्गो योग्य। पोस्ट योग्य शर्तों के साथ। यात्री योग्य नहीं। क्विज में कुरियर लिखना गलत है। प्रश्न 54 धारा 74(2) के अंतर्गत 95% वापसी की समय सीमा। सही जवाब 6 महीने, 3 महीने नहीं। Q55 जीएसटी सिस्टम के तहत सेक्शन 74 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पर कौन से टैक्स वापस नहीं किए जाते हैं? सही जवाब एकीकृत कर IGST। कानूनी तर्क कस्टम्स एक्ट 1962 का सेक्शन 74 इंपोर्टेड सामान के री एक्सपोर्ट से जुड़ा है। सेक्शन 74 के तहत ड्रॉबैक सिर्फ कस्टम ड्यूटी तक ही सीमित है। IGST अलग से रिफंड किया जाता है। IGST अधिनियम की धारा 16 और CGST नियमों का नियम 96 शिपिंग बिल को रिफंड एप्लीकेशन माना जाएगा। इसलिए IGST को ड्रॉबैक के तौर पर वापस नहीं किया जाता है। CTA 1975 CVD की धारा 3(1) के तहत अतिरिक्त शुल्क भी GST के बाद प्रासंगिक नहीं है, लेकिन GST व्यवस्था के तहत सबसे उपयुक्त उत्तर IGST है। Q56 ड्यूटी ड्रॉबैक रूल्स 1995 केंद्र सरकार द्वारा किस सेक्शन के तहत बनाए गए हैं? सही जवाब धारा 75(2). कानूनी तर्क धारा 75(1) वापसी के लिए प्रावधान करता है। धारा 75(2) केंद्र सरकार को वापसी के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। शुल्क वापसी नियम 1995 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 75(2) के तहत तैयार किए गए हैं। धारा 74(3) केवल आयातित वस्तुओं के पुनर्निर्यात से संबंधित है, नियम बनाने की शक्ति से नहीं। Q57 सेक्शन 74 के लिए जब सामान का प्रोविजनली असेसमेंट किया गया था तो ड्यूटी के पेमेंट की तारीख क्या है? सही जवाब वो तारीख जब प्रोविजनल तौर पर तय की गई ड्यूटी को आखिरी तौर पर तय की गई ड्यूटी के साथ एडजस्ट किया गया। कानूनी तर्क सेक्शन 74 के एक्सप्लेनेशन के अनुसार जहां ड्यूटी प्रोविजनल तौर पर दी जाती है, फाइनल असेसमेंट के बाद एडजस्टमेंट की तारीख को ड्यूटी के पेमेंट की तारीख माना जाता है। टाइम लिमिट और ड्रॉबैक एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है। केवल प्रोविजनल ड्यूटी का भुगतान करने से भुगतान की तारीख अंतिम नहीं होती है। Q58 अगर फेमा द्वारा तय समय के अंदर एक्सपोर्ट से पैसे नहीं मिलते हैं तो एक्सपोर्टर को किस नियम के तहत ड्रॉबैक वापस करना होगा? सही जवाब सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 का नियम 18। कानूनी तर्क नियम 18 में साफ साफ कहा गया है अगर फेमा टाइम लिमिट के अंदर सेल से पैसे नहीं मिलते हैं तो एक्सपोर्टर को यह करना होगा, वापसी की रकम चुकाएं और ब्याज का भुगतान करें। नियम 17 गलत अनुदान के लिए वसूली। नियम 16 पूरक दावा। नियम 19 विशेष मामले। आत नियम 18 सही प्रावधान है। प्रश्न 59 गलती से चुकाया गया अतिरिक्त ड्राफ्ट ब्याज। सवाल अगर कस्टम्स द्वारा गलती से ज्यादा चुकाई गई ड्यूटी ड्रॉबैक रकम महीने के अंदर वापस नहीं की जाती है तो सेक्शन के तहत सेक्शन 28A के तहत तय रेट पर ब्याज लगेगा। सही जवाब 2 महीने। धारा 75। कानूनी आधार धारा 75(a)(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962।
अगर कोई ड्रॉबैक गलती से या ज्यादा पे किया गया है तो उसे रिकवर किया जाएगा, और अगर 2 महीने के अंदर वापस नहीं किया गया तो इंटरेस्ट देना होगा। सेक्शन 28A के अनुसार है। सेक्शन 76 गलत घोषणा के कारण हुई रिकवरी से संबंधित है, न कि सामान्य गलत ज्यादा पेमेंट से। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 60, ब्रांड रेट लागू करने की समय सीमा। नियम 6। प्रश्न, नियम 6 के तहत ब्रांड रेट के लिए आवेदन के लिए एक्सपोर्टर को संबंधित तारीख से के भीतर एक्सपोर्ट की जगह पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले कस्टम कमिश्नर को आवेदन करना होगा। सही जवाब 90 दिन। कानूनी आधार। नियम 6(1) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियम 2017 संबंधित तारीख से 90 दिनों के अंदर करना होगा। आपका जवाब सही है। Q61 नियम 7 के तहत ड्रॉबैक कब अनुमति दी जाती है। ड्यूटी। ड्रॉबैक की अनुमति तब दी जाती है जब नियम 3 के तहत उपलब्ध ड्रॉबैक नियम 7 के तहत निर्धारित राशि के प्रतिशत से कम हो। सही जवाब चौथा पांचवा 80%। कानूनी आधार। नियम 7(1) जहां नियम 3 के तहत स्वीकार्य ड्रॉबैक की राशि नियम 7 के तहत निर्धारित राशि के 4/5वें हिस्से से कम है, वहां एक्सपोर्टर स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर सकता है। आपका जवाब सही है। Q62 इनपुट पर GST और कस्टम ड्यूटी दोनों का पेमेंट करने पर ड्रॉबैक। सवाल, एक्सपोर्टर जिसने एक्सपोर्ट सामान बनाने में इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ साथ कस्टम ड्यूटी भी दी है, वो के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक ले सकता है। सही जवाब सीमा शुल्क। कानूनी आधार। GST के बाद सिर्फ कस्टम ड्यूटी BCD प्लस AIDC जहां लागू हो के लिए ड्रॉबैक की इजाजत है। GST हिस्सा ITC बटा रिफंड सिस्टम से वापस किया जाता है, ड्रॉबैक से नहीं। आपका जवाब सही है। प्रश्न 63 LUT का मतलब है। आपका चुना हुआ जवाब वचन पत्र। सिस्टम द्वारा गलत मार्क किया गया। सही कानूनी स्थिति। आपका जवाब सही है। कानूनी आधार। CGST नियम 2017 का नियम 96, IGST अधिनियम 2017 की धारा 16। IGST के पेमेंट के बिना सामान सर्विस के एक्सपोर्ट के लिए LUT किया जाता है। LUT लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नहीं। अप्रयुक्त कर। कम कर चुकाया। निष्कर्ष, पोर्टल ने सवाल का गलत मूल्यांकन किया। प्रश्न 64 निर्यात प्रोत्साहन योजना में संक्षिप्त नाम BTP क्या है। आपका चुना हुआ जवाब जैव प्रौद्योगिकी पार्क योजना। सिस्टम द्वारा गलत मार्क किया गया। सही कानूनी स्थिति। आपका जवाब सही है। कानूनी आधार। विदेश व्यापार नीति FTP 2015-20 अध्याय 6 EOU बटा EHTP बटा STP बटा BTP। BTP एक मान्यता प्राप्त एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो इस तरह है। EOU निर्यात उन्मुख इकाई, EHTP इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, STP सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। निष्कर्ष, सिस्टम मार्किंग गलत है। Q65 ऑथराइजेशन होल्डर एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। आपका चुना हुआ जवाब उसके सहायक निर्माता द्वारा निर्मित। सिस्टम द्वारा गलत मार्क किया गया। सही कानूनी स्थिति। आपका जवाब सही है। कानूनी आधार। विदेश व्यापार नीति 2015-20 का पैरा 4.13 बटा विदेश व्यापार नीति 2023 का पैरा 4.17। अग्रिम प्राधिकरण योजना। एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी इन तरीकों से पूरी की जा सकती है। प्राधिकरण धारक, सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर खास तौर पर अनुमति दी गई। जब तक शर्तें पूरी ना हो, मार्केट बटा संबंधित कंपनियों से खरीदने की ऑटोमेटिक इजाजत नहीं है। निष्कर्ष, आपका ऑप्शन कानूनी तौर पर सही है। Q66 इनमें से किसे एडवांस ऑथराइजेशन के तहत इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। आपका चुना हुआ जवाब जिग्स और फिक्सचर। सिस्टम द्वारा गलत मार्क किया गया। सही कानूनी स्थिति। आपका जवाब सही है। कानूनी आधार। FTP का पैरा 4.05 इनपुट की अनुमति बनाने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, फ्यूल, तेल, कैटलिस्ट। प्रश्न 66 इनमें से किसे एडवांस ऑथराइजेशन के तहत इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं है। सही जवाब जिग्स और फिक्सचर। कानूनी कारण। अग्रिम प्राधिकरण FTP बटा HBP के तहत केवल इनपुट्स अलाउड है। कच्चे माल, उपभोग्य, उत्प्रेरक, ईंधन और तेल नियमों के अधीन। अग्रिम प्राधिकरण के तहत पूंजीगत वस्तुओं की अनुमति नहीं है। जिग्स और फिक्सचर पूंजीगत सामान, इसलिए अनुमति नहीं है। संदर्भ FTP पैरा 4.03 HBP वॉल्यूम इनपुट बनाम कैपिटल गुड्स की परिभाषा। आपका चुना हुआ जवाब सही था। प्रश्न 67 विदेशी बैंक चार्ज और एजेंसी कमीशन एक साथ या अलग अलग की लिमिट तक सेक्शन 75 के तहत ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए FOB से डिडक्टेबल नहीं है। सही जवाब 10%। कानूनी कारण। ड्यूटी ड्रॉबैक FOB वैल्यू नियमों के अनुसार। विदेशी एजेंसी कमीशन प्लस बैंक शुल्क FOB का 10% तक डिडक्टेबल नहीं।
10% से ज्यादा डिडक्टिबल। संदर्भ सीबीआईसी ड्रॉबैक इंस्ट्रक्शंस के साथ ड्रॉबैक रूल्स पढ़े। 12.5% गलत है। आम ट्रैप सवाल। प्रश्न 68, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अनुसार एक्सपोर्ट इंसेंटिव पाने के लिए कौन सी तारीख जरूरी है? सही जवाब लियो तारीख, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की तारीख। कानूनी कारण, एक्सपोर्ट तभी पूरा माना जाता है जब लियो दिया गया हो। प्रोत्साहन जैसे कमी, रोटेप, मेज बटा सेस पहले, सभी लियो तारीख से जुड़े हैं, लोड नहीं हो रहे हैं बटा असेसमेंट नहीं हो रहा है। संदर्भ एफटीपी पैरा 2.51। सीमा शुल्क अधिनियम को एफटीपी के साथ पढ़े। आपका चुना हुआ जवाब सही था, लेकिन क्विज में गलती से मार्क हो गया। प्रश्न 69, अगर इंपोर्टर ऐसे सामान को क्लियर नहीं करता जो आसानी से इंपोर्ट किया जा सकता है तो क्या होगा? सही जवाब, अगर सामान 30 दिनों तक क्लियर नहीं होता है तो कस्टोडियन उसे नीलाम कर सकता है। कानूनी कारण, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 48, अगर सामान इस समय में क्लियर नहीं होता है 30 दिन या अनुमत समय, कस्टोडियन को सामान की नीलामी करने का अधिकार है। कस्टम जब्ती मुख्य रूप से मना किए गए बटा गैरकानूनी इंपोर्ट पर लागू होती है। आपका चुना हुआ जवाब सही था। प्रश्न 70, कथन, अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक्सपोर्ट की वैल्यू हर कंसाइनमेंट पर 25,000 रुपए से ज्यादा है तो मेस रिवॉर्ड 25,000 रुपए की फॉप वैल्यू तक ही सीमित रहेगा। सही उत्तर सच। कानूनी आधार, एफटीपी 2015 से 20 के अनुसार डीजीएफटी सार्वजनिक सूचना संख्या 47-2015-20 के साथ पढ़े। कुरियर बटा फॉरेन पोस्ट बटा ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट के लिए मेस का फायदा हर कंसाइनमेंट पर 25,000 रुपए की फॉप वैल्यू तक ही सीमित है, भले ही असल फॉप ज्यादा हो। आपका मार्क किया हुआ जवाब सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। प्रश्न 71, कथन, हर पीबी 2 कॉपी में फाइल किया जाएगा और इसमें सिर्फ एक कंसाइनर और ज्यादा से ज्यादा 10 कंसाइनी कवर होंगे। सही उत्तर गलत। कानूनी आधार, डाक निर्यात विनियमन बटा सीबीआईसी मैनुअल के अनुसार डाक निर्यात बिल पीबी सिर्फ एक कंसाइनर और एक कंसाइनी को कवर करता है, 10 कंसाइनी तक नहीं। चूंकि बयान में 10 कंसाइनी तक लिखा है इसलिए यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। सही ऑप्शन होना चाहिए फॉल्स। आपका मार्क किया हुआ जवाब सही गलत है। प्रश्न 72, प्रश्न पीबी क्या है? सही उत्तर डाक निर्यात बिल। कानूनी आधार, कस्टम्स एक्ट 1962 और पोस्टल एक्सपोर्ट प्रोसीजर के तहत परिभाषित। डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। आपका जवाब सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। प्रश्न 73, प्रश्न पर्सनल इंपोर्ट का क्लासिफिकेशन क्या है? सही उत्तर 98.04। कानूनी आधार, सीटीएच 9804 में खास तौर पर यह शामिल है। व्यक्तिगत प्रभाव, सामान, व्यक्तियों का व्यक्तिगत आयात। आपका मार्क किया हुआ जवाब 98.04 सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। प्रश्न 74, सवाल, पोस्ट से एक्सपोर्ट किए गए सामान के लिए ड्यूटी का रेट उस दिन का रेट होता है जब। सही जवाब, एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के लिए पोस्टल अथॉरिटी को सामान डिलीवर करता है। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 16, पोस्टल एक्सपोर्ट के लिए जरूरी तारीख यह है, डाक अधिकारियों को हैंडओवर की तारीख, ड्यूटी का पेमेंट नहीं। आपका जवाब सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। प्रश्न 76, डाक द्वारा निर्यात किए गए सामान शुल्क की दर के लिए प्रासंगिक तिथि। प्रश्न, डाक द्वारा निर्यात किए गए माल के लिए शुल्क की दर उस दिन की दर है जिस दिन। सही जवाब, निर्यातक धारा 83(2) के अंतर्गत निर्यात के लिए डाक प्राधिकरण को माल सौंपता है। कानूनी आधार, धारा 16(1)(b) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के साथ पढ़े। डाक से एक्सपोर्ट, पोस्ट से एक्सपोर्ट करने पर शिपिंग बिल फाइल नहीं किया जाता है, इसलिए पोस्टल अधिकारियों को सामान डिलीवर होने की तारीख को ही जरूरी तारीख माना जाता है। आपका चुना हुआ ऑप्शन कानूनी तौर पर सही था, लेकिन क्विज मार्किंग गलत लग रही है। प्रश्न 77, गोदाम में रखे माल पर ब्याज। प्रश्न, वेयरहाउस में रखे सामान पर अगर कोई ब्याज है तो क्या वह देय है? सही जवाब, माल की एक्सबॉन्डिंग के समय। कानूनी आधार, धारा 61(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962, वेयरहाउसिंग पीरियड खत्म होने के बाद ब्याज देना होगा। इसे घर के इस्तेमाल एक्सबॉन्डिंग के लिए क्लियरेंस के समय कैलकुलेट और रिकवर किया जाता है। नोटिस के फैसले के बाद गलत क्यों है? सेक्शन 61 के तहत ब्याज ऑटोमेटिक और कानूनी है। ब्याज वसूलने के लिए किसी एससीएन या एडजुडिकेशन की जरूरत नहीं है। एडजुडिकेशन सिर्फ पेनल्टी जब्ती के लिए जरूरी है, ब्याज के लिए नहीं। Q.78 कस्टोडियन की कस्टडी में बाढ़ बारिश के कारण क्षतिग्रस्त माल।
सवाल, भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सामान कस्टोडियन की कस्टडी में खराब हो जाता है, कौन सा सही है? सही जवाब, उचित अधिकारी देय शुल्क में छूट दे सकता है। कानूनी आधार, धारा 22 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। छूट की इजाजत तब दी जाती है जब सामान क्षतिग्रस्त, बिगड़ी, खो गया, घरेलू खपत के लिए मंजूरी से पहले, कस्टम कंट्रोल के तहत प्राकृतिक आपदा से होने वाला नुकसान पूरी तरह से योग्य है। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? कस्टोडियन ड्यूटी नहीं देता है, कम ड्यूटी का हकदार है। सेक्शन 22 के कारण इनमें से कोई नहीं गलत है। आपका चुना हुआ जवाब बिल्कुल सही था। क्विज मार्किंग गलत है। प्रश्न 79, क्या कोई आयातक माल का स्वामित्व त्याग सकता है और उसे त्याग सकता है? सही जवाब, हाँ, वो सही अधिकारी से क्लियरेंस का ऑर्डर मिलने से पहले सामान को घर पर इस्तेमाल या वेयरहाउसिंग के लिए छोड़ सकता है, बशर्ते कोई गलती न हुई हो। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 23(2). स्पष्टीकरण, इंपोर्टर सामान का टाइटल छोड़ सकता है, क्लियरेंस ऑर्डर से पहले होना चाहिए, कोई अपराध नहीं किया जाना चाहिए था, छोड़ने पर कोई ड्यूटी नहीं देनी होगी। इसलिए क्विज का जवाब कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 80, धारा 59 के तहत सामान्य बांड निष्पादित करने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? सही जवाब, सहायक आयुक्त बटा उप आयुक्त एसीडीसी। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59 वेयरहाउसिंग रेगुलेशन के साथ पढ़े। स्पष्टीकरण, जनरल बॉन्ड का एग्जीक्यूशन और एक्सेप्टेंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, एसीडीसी में निहित। आयुक्त संयुक्त आयुक्त नहीं, इसलिए एसीडीसी सही अथॉरिटी है। Q.81 गोदाम में रखे माल के लिए सामान्य बांड की राशि। सही जवाब, जैसा कि एसीडीसी द्वारा अनुमोदित है। कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 59(1). स्पष्टीकरण, अधिनियम कोई निश्चित गुणक निर्धारित नहीं करता है, बॉन्ड की रकम इस पर निर्भर करती है। माल की प्रकृति, भंडारण की अवधि, शामिल कर्तव्य, रकम एसीडीसी तय करता है और मंजूर करता है। फिक्स मल्टीपल्स, 2 बार बटा 3 बार ड्यूटी गलत धारणाएं हैं। Q.82 गोदाम से अनुचित तरीके से निकाले गए माल पर शुल्क किस धारा के तहत मांगा जा सकता है? सही जवाब, धारा 72(1). कानूनी प्रावधान, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72(1). स्पष्टीकरण, अगर सामान है, बिना इजाजत के हटाया गया या हिसाब नहीं है या वेयरहाउसिंग अवधि के भीतर क्लियर नहीं किया गया, उचित अधिकारी मांग कर सकता है सीमा शुल्क। दिलचस्पी, अच्छा, जुर्माना स्पष्ट रूप से धारा 72(1) के अंतर्गत कवर किया गया है। प्रश्न 83, धारा 72(1) के अंतर्गत भुगतान की समय सीमा। प्रश्न, धारा 72(1) के तहत मांगे गए शुल्क के भुगतान की समय सीमा क्या है? सही उत्तर, तुरंत। कानूनी आधार, धारा 72(1) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। जब गोदाम में रखा माल अनुचित तरीके से हटाया जाता है, समाप्ति पर नहीं हटाया जाता है या खो जाता है, तो उचित अधिकारी शुल्क की मांग करेगा और मालिक को तुरंत शुल्क का भुगतान करना होगा। सेक्शन में मुख्य शब्द तुरंत भुगतान करेगा। धारा 72 में उल्लिखित 7 दिन बटा 10 दिन बटा 30 दिन नहीं। प्रश्न 84, यदि स्वामी धारा 72(1) के तहत शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो कार्रवाई। प्रश्न, यदि गोदाम में रखे माल का मालिक धारा 72(1) के तहत मांगे गए शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है तो उचित अधिकारी क्या कर सकता है? सही जवाब, बकाया वसूलने के लिए अपना सामान रोक सकता है और बेच सकता है। कानूनी आधार, धारा 72(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। यदि शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है, सामान रोका जा सकता है, सामान बेचा जा सकता है, आय को ड्यूटी, ब्याज, जुर्माना, पेनल्टी के साथ एडजस्ट किया गया। दूसरे लोग गलत क्यों हैं? सेक्शन 28 शॉर्ट लेवी बटा नॉन लेवी पर लागू होता है, वेयरहाउसिंग डिफॉल्ट पर नहीं। धारा 104 केवल निर्दिष्ट अपराधों के लिए गिरफ्तारी, यहां सर्च पावर का कोई मतलब नहीं है। प्रश्न 85, धारा 68 के तहत मंजूरी के लिए शर्त आवश्यक नहीं है। प्रश्न, सेक्शन 68 के तहत माल की क्लियरेंस के लिए कौन सी शर्त नहीं है? सही जवाब, स्टोरेज चार्ज का पेमेंट। धारा 68 के अनुसार माल का मूल्यांकन, ड्यूटी, ब्याज, जुर्माना, पेनल्टी अगर कोई हो का पेमेंट, उचित अधिकारी द्वारा आउट चार्ज आदेश, भंडारण शुल्क, कस्टोडियन बटा वेयरहाउस लाइसेंसी को दे। धारा 68 के तहत वैधानिक शर्त नहीं है। प्रश्न 86, गोदाम लाइसेंस के लिए शर्त आवश्यक नहीं है। प्रश्न, वेयरहाउस लाइसेंस लेने के लिए कौन सी शर्त पूरी करना जरूरी नहीं है? सही जवाब, ड्यूटी अमाउंट के बराबर ऑल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी दे। कानूनी आधार,
धारा 57 और 58 प्लस गोदाम में रखे सामान के नियम। जरूरी शर्तों में ये शामिल है: शुल्क, ब्याज, जुर्माना, दंड का भुगतान करने का वचन, आयुक्त को क्षतिपूर्ति बांड, निर्धारित सुरक्षा, बीमा, इंश्योरेंस कमर्शियली सही हो सकता है लेकिन कस्टम्स एक्ट बटा रेगुलेशन के तहत जरूरी नहीं है। सवाल दर सवाल लीगल वेरिफिकेशन। सही जवाब। प्रश्न 87, बीई में डेफिनेट का मतलब है डेफर्ड पेमेंट। सही उत्तर गलत। क्यों? बिल ऑफ एंट्री में डेफिनेट का अर्थ स्थगित भुगतान नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 47(2) के तहत डीपी आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान कहा जाता है, न कि डीईएफ। डेफिनेट आइसगेट बीई फॉर्मेट में आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होने वाला छोटा नाम नहीं है। सही उत्तर असत्य। प्रश्न 88, गिग का तात्पर्य है। सही जवाब जनरेटेड आईजीएम। स्पष्टीकरण। भारतीय कस्टम्स एडी सिस्टम में आईजीएम आयात सामान्य घोषणा पत्र, गिग जनरेटेड आईजीएम फाइलिंग के बाद सिस्टम जनरेटेड। गेटवे आईजीएम गलत टर्मिनोलॉजी है। सही जवाब जनरेटेड आईजीएम। प्रश्न 89, बीई में सीटीएच का अर्थ है। सही जवाब कस्टम्स टैरिफ हेडिंग। इसका जवाब आपने सही दिया है। कानूनी आधार सीटीएच सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक। कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रल एक्साइज टैरिफ हेडिंग सीटीएच है, सीटीएच नहीं। सही जवाब कस्टम्स टैरिफ हेडिंग। Q90 एक बीई में कोसी का मतलब है कंटेनर की कीमत और कॉप का मतलब है पैकिंग की कीमत। सही उत्तर गलत। क्यों? सीमा शुल्क मूल्यांकन में सीवीआर 2007 का नियम 10 उदास स्माइली। पैकिंग कॉस्ट को असेसेबल वैल्यू में जोड़ा जाता है। कंटेनर की कीमत सिर्फ तभी शामिल है जब वो वापस न किया जा सके। कोसी बटा कॉप बीई में ऑफिशियली इस्तेमाल होने वाले स्टैंडर्ड आइसगेट शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कथन गलत है, असत्य। प्रश्न 91, बीई एचएनडी में सीएचजी का मतलब हैंडलिंग चार्ज है और जीएंडएस का मतलब गुड्स एंड सर्विस इनपुट कॉस्ट है। सही उत्तर गलत। कारण एचएनडी सीएचजी अनौपचारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये एक मानक कानूनी संक्षिप्त नाम नहीं है। जीएस का मतलब गुड्स एंड सर्विस इनपुट कॉस्ट नहीं है। कस्टम्स वैल्यूएशन के तहत एडिशन खास होते हैं फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग, असिस्ट वगैरह। वस्तुएं और सेवाएं एक जीएसटी अवधारणा है, न कि सीमा शुल्क मूल्यांकन शब्दावली। सही उत्तर गलत। प्रश्न 92, क्या बिल ऑफ एंट्री में आयात खेप की आंशिक डिलीवरी संभव है? सही जवाब हां, कुछ खास हालात में, जैसे कुछ कंटेनर न मिलना। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 46 और 47, सीबीआईसी सीमा शुल्क मैनुअल और आइसगेट प्रक्रिया। स्पष्टीकरण। आमतौर पर एक बिल ऑफ एंट्री एक पूरा कंसाइनमेंट। हालांकि कस्टम्स खास हालात में पार्ट डिलीवरी बटा पार्ट क्लियरेंस की इजाजत देता है, जैसे छोटी लैंडिंग, कुछ कंटेनरों का ना आना, लॉजिस्टिक्स कारणों से सामान अलग अलग चरणों में मिला, कस्टम्स वेरिफिकेशन के बाद बदलाव या स्प्लिट क्लियरेंस की अनुमति देता है। यह इंपोर्टर ब्रोकर की मर्जी पर निर्भर नहीं है, इसलिए ऑप्शन 2 गलत है। पूरी तरह से मना नहीं है, इसलिए ऑप्शन 3 गलत है। इसलिए ऑप्शन 1 कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 93, कौन सी प्रयोगशालाएं सीधे सीबीआईसी के अधीन काम करती हैं? सही जवाब सीआरसीएल, केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला। कानूनी आधार सीआरसीएल की स्थापना राजस्व विभाग के तहत की गई है। सीबीआईसी पहले सीबीईसी के तहत कार्य। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? विकल्प। कारण एनएबीएल, मान्यता निकाय भारतीय गुणवत्ता परिषद, चेन्नई मेटेक्स लैब। ट्रेड फैसिलिटेशन लैब सीबीआईसी के तहत नहीं। राष्ट्रीय माप विज्ञान प्रयोगशाला, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधीन। सीआरसीएल सीधे सीबीआईसी के तहत आने वाली एकमात्र लैब है। प्रश्न 94, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय आवश्यक दस्तावेज। सही जवाब चालान पैकिंग सूची और बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46, बिल ऑफ एंट्री इलेक्ट्रॉनिक एकीकृत घोषणा विनियम, कस्टम्स मैनुअल इंपोर्ट प्रोसीजर। स्पष्टीकरण। जरूरी मुख्य डॉक्यूमेंट्स, वाणिज्यिक चालान बटा चालान पैकिंग सूची, परिवहन दस्तावेज, बिल ऑफ लैडिंग समुद्री, एयरवे बिल वायु। दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है? कंट्री ऑफ ओरिजिन सर्टिफिकेट सिर्फ प्रेफरेंशियल ड्यूटी के लिए जरूरी है। सुरक्षा डेटा बटा एनालिसिस का सर्टिफिकेट सामान खास, परचेज ऑर्डर बटा एलसी कस्टम्स कानून के तहत जरूरी नहीं है। इसलिए चुना गया ऑप्शन कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 95, क्या एंट्री बिल की देरी से फाइलिंग के लिए जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा है? सही जवाब हां, उस खास बिल ऑफ एंट्री के संबंध में ड्यूटी देनी होगी। प्रश्न 96, मूल्यांकित एंट्री बिल एवं दस्तावेजों की अवधारण अवधि।
सही जवाब 5 साल सही नहीं है। सही जवाब 3 वर्ष। कानूनी आधार विनियमन 11 ई सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग विनियमन CBLR 2018। कस्टम ब्रोकर 3 साल की अवधि के लिए रिकॉर्ड और दस्तावेज बनाए रखें। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन और पेपरलेस प्रोसेसिंग रेगुलेशन 2018 CB ऑब्लिगेशन के लिए CBLR को ओवरराइड नहीं करते हैं। कई उम्मीदवार इसे आयकर बटा GST रिकॉर्ड प्रतिधारण 5 से 6 वर्ष के साथ भ्रमित करते हैं। प्रश्न 97 ई संचित क्या है? जवाब डॉक्यूमेंट्स की पेपरलेस प्रोसेसिंग जिसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए जा सकते हैं। कानूनी आधार CBIC परिपत्र संख्या 402017 सीमा शुल्क। ई संचित इनडायरेक्ट टैक्स डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज और कंप्यूटराइज्ड हैंडलिंग। यह अनुमति देता है इनवॉइस BL को लाइसेंस अपलोड करना, बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल के साथ डॉक्यूमेंट्स को लिंक करना। आपका चुना हुआ ऑप्शन 100% सही है। Q.98 ब्याज से बचने के लिए ड्यूटी पेमेंट की ड्यू डेट। तथ्य BOI ने प्रस्तुत किया 15 मार्च 2020। RMA सुविधा कोई असेसमेंट नहीं बटा कोई परीक्षा नहीं। सही जवाब 15 मार्च 2020 सही नहीं है। सही जवाब 17 मार्च 2020। Q.99 होम टेक्सटाइल के लिए यूनिट क्वांटिटी कोड। सही जवाब वजन। कानूनी आधार कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के अनुसार HSN एक्सप्लेनेटरी नोट्स और DGFT बटा आइसगेट UQC स्टैंडर्ड्स के साथ घर के कपड़े, बिस्तर, पर्दे, तौलिए वगैरह आमतौर पर कस्टम के लिए वजन kg से मापे जाते हैं। असल में UQC KGS का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। शिपिंग बिल, प्रवेश बिल, ड्रॉबैक और एक्सपोर्ट इंसेंटिव फाइलिंग। आता वजन सही है, रोल बटा लंबाई बटा टुकड़े नहीं। प्रश्न 100 परिधान के लिए इकाई मात्रा कोड। सही जवाब टुकड़े। कानूनी आधार रेडीमेड कपड़ों को पीस के हिसाब से क्लासिफाई और ट्रेड किया जाता है कस्टम्स टैरिफ प्लस DGFT UQC नॉर्म्स के अनुसार। शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, टी-शर्ट वगैरह UQC नंबर्स बटा पीसीस। वजन या लंबाई कपड़ों के लिए मुख्य कमर्शियल यूनिट नहीं है, इसलिए पीसेस बिल्कुल सही है। Q.101 इंपोर्टेड फूड आइटम्स को FSSAI अथॉरिटीज के पास क्यों भेजा जाता है? सही जवाब यह भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। कानूनी आधार खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006। FSSAI इसके लिए कानूनी अथॉरिटी है। सुरक्षा मानकों खाद्य पदार्थों के आयात की मंजूरी। कस्टम्स खाने की खेप FSSAI को भेजता है। सैंपलिंग प्रयोगशाला परीक्षण, अनुपालन सत्यापन। अन्य विकल्प प्रदूषण बटा रेडियोधर्मी पर्यवेक्षण गलत है। प्रश्न 102 GR फॉर्म का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब गारंटी रसीद फॉर्म। कानूनी आधार RBI बटा फेमा एक्सपोर्ट नियमों के अनुसार। GR फॉर्म गारंटी रसीद फॉर्म एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई की मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनसे नजदीकी से जुड़ा हुआ। शिपिंग बिल निर्यात प्रेषण ट्रैकिंग। RBI प्राप्ति समय सीमा। इसका अभिप्राय सरकारी रसीद बटा माल रसीद बटा गारंटीड प्राप्ति फॉर्म नहीं है। प्रश्न 103 सवाल GR फॉर्म उस मामले में जरूरी है जहां एक्सपोर्ट सामान की वैल्यू 1000 रुपए से ज्यादा हो। सही जवाब 25,000 अमेरिकी डॉलर। कानूनी आधार RBI मास्टर डायरेक्शन वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात। USD 25,000 से ज्यादा है वहां GR बटा SDF डिक्लेरेशन जरूरी है। USD 25,000 से कम GR छूट की अनुमति है शर्तों के अधीन। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 104 सवाल जब गिफ्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट की वैल्यू रुपए तक हो तो GR फॉर्म की जरूरत नहीं होती। सही जवाब 5 लाख रुपए। कानूनी आधार उपहारों के निर्यात पर RBI परिपत्र। GR फॉर्म की जरूरत नहीं अगर निर्यात एक उपहार है। 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 105 सवाल हाउस एयरवे बिल या हाउस बिल ऑफ लैडिंग किसके द्वारा जारी किया जाता है? सही जवाब माल ढुलाई प्रेषक। कानूनी आधार अंतरराष्ट्रीय शिपिंग अभ्यास। हाउस BL बटा हॉप फ्रेट फॉरवर्डर द्वारा जारी किया गया। मास्टर BL बटा मॉब कैरियर बटा एयरलाइन बटा शिपिंग लाइन द्वारा जारी किया गया। आपका चुना हुआ जवाब सही है। प्रश्न 106 प्रश्न LPCOs का मतलब क्या है? सही उत्तर लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र और अन्य प्राधिकरण। कानूनी आधार कस्टम्स आइसगेट बटा स्विफ्ट डॉक्यूमेंटेशन। LPCO एक स्टैंडर्ड कस्टम्स एक्रोनिम है जिसका इस्तेमाल रेगुलेटरी क्लियरेंस के लिए किया जाता है। आपका चुना हुआ जवाब सही है। निष्कर्ष इन सवालों का गलत मूल्यांकन क्विज सॉफ्टवेयर द्वारा किया गया है, कानून द्वारा नहीं। अगर यह असली कस्टम्स ब्रोकर एग्जामिनेशन होता
तो सभी 4 जवाबों को सही माना जाता। प्रश्न 107, एलपीसीओ किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सही जवाब, साझेदार सरकारी एजेंसियां, पीजीए। कानूनी आधार, एलपीसीओ लाइसेंस, परमिट, सर्टिफिकेट या अन्य डॉक्यूमेंट। सीबीआईसी परिपत्र संख्या 402017 सीमा शुल्क और स्विफ्ट आइसगेट ढांचा के अनुसार डीजीएफटी लाइसेंस जारी करता है। पीजीएस, एफएसएसएआई, पीक्यू, एक्यूसीएस, डब्ल्यूपीसी, सीडीएससीओ वगैरह सर्टिफिकेट, परमिट, एनओसीज जारी करते हैं। कस्टम सिर्फ वेरीफाई करता है, एलपीसीओज जारी नहीं करता। आता सही उत्तर है भागीदार सरकारी एजेंसियां। प्रश्न 108, डीपीडी योजना के लिए कौन सा बहिष्करण है? सही जवाब, कस्टम एक्ट 1962 के तहत इंपोर्टर पर केस चल रहा है। कानूनी आधार, डीपीडी डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी दिशा निर्देशों के अनुसार सीबीआईसी। इंपोर्टर डीपीडी के लिए एलिजिबल नहीं है अगर अभियोजन का सामना करना, धोखाधड़ी बटा गंभीर अपराध में शामिल, अन्य विकल्प जैसे एईओटी 1T 2T 3 योग्य, अच्छे कंप्लायंस वाले इंपोर्टर एलिजिबल है, ज्यादा वॉल्यूम वाले इंपोर्टर एलिजिबल है, इसलिए बाहर रखा गया इंपोर्टर पर मुकदमा चलेगा। प्रश्न 109, लियो के समक्ष शिपिंग बिल में सुधार की अनुमति किसके द्वारा दी गई? धारा 149। सही जवाब, सीमा शुल्क उपायुक्त। कानूनी आधार, धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। लियो से पहले या बाद में संशोधन उचित अधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकती है। डिपार्टमेंटल हायरार्की और प्रैक्टिस के अनुसार डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर सक्षम अधिकारी है, सुपरिटेंडेंट बटा बोर्डिंग ऑफिसर अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए सही जवाब है डिप्टी कमिश्नर। प्रश्न 110, निर्यात के लिए सीमा शुल्क क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई वस्तुओं की संख्या। सही जवाब, चेक सूची। कानूनी आधार, एक्सपोर्ट प्रक्रिया आइसगेट बटा एडी के अनुसार एक्सपोर्टर शिपिंग बिल फाइल करता है, सिस्टम चेक लिस्ट बनाता है, चेकलिस्ट के आधार पर सामान को एक्सपोर्ट शेड में एंट्री की इजाजत है, शिपिंग बिल बाद में फाइनल किया जाएगा। शिपिंग बिल का अभी एंट्री स्टेज पर असेसमेंट नहीं हुआ है, इसलिए सही उत्तर चेकलिस्ट। Q.111 कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन के तहत एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट भी टाला जा सकता है। सही जवाब, धारा 51 का दूसरा प्रावधान। कानूनी आधार, सेक्शन 51 एक्सपोर्ट के लिए सामान के क्लियरेंस से जुड़ा है। सेक्शन 51 का दूसरा प्रोविजो साफ तौर पर यह इजाजत देता है बिना ड्यूटी पेमेंट के क्लियर किया जाएगा, बशर्ते एक्सपोर्टर डेफर्ड पेमेंट के लिए एक बॉन्ड भर दे। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। Q.112 अगर डेफ्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का पेमेंट ड्यू डेट तक नहीं किया जाता है तो क्या होगा? सही जवाब, धारा 51(2) के अनुसार ब्याज देय है। कानूनी आधार, धारा 51(2) स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि अगर तय समय में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं चुकाई जाती है तो तय रेट पर ब्याज देना होगा। जब्त करना बटा जुर्माना लगाना यहां अपने आप लागू नहीं होता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी इसका सीधा कानूनी नतीजा है। आपका जवाब सही है। प्रश्न 113, चमड़े के सामान के आयात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र कौन देता है? सही जवाब, WRO वन्यजीव क्षेत्रीय कार्यालय। कानूनी आधार, चमड़े के सामान खासकर जानवरों से बनी चीजें का इंपोर्ट इन चीजों से कंट्रोल होता है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972। CITES प्रावधान NOC वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बटा रीजनल ऑफिस द्वारा जारी की जाती है, न कि बंदरगाह स्वास्थ्य अधिकारी, मानव स्वास्थ्य, पशु संग्रोध, जीवित पशु बटा पशुधन। आपका जवाब सही है। Q.114 ट्रांजिट और ट्रांसशिप किए गए सामान के मामले में सेक्शन 55 के अनुसार ड्यूटी पर चुकानी होती है। सही जवाब, गंतव्य सीमा शुल्क स्टेशन। कानूनी आधार, धारा 55 पार्गमन और ट्रांसशिपमेंट। ड्यूटी लायबिलिटी तभी बनती है जब सामान घर पर इस्तेमाल के लिए भेजा जाता है और असेसमेंट पेमेंट डेस्टिनेशन कस्टम स्टेशन पर होता है। गेटवे पोर्ट पर ट्रांजिट सामान के लिए कोई ड्यूटी लायबिलिटी नहीं है। आपका जवाब सही है। प्रश्न 115, BE वापस आने पर शुल्क के भुगतान की समय सीमा। प्रश्न, ऐसे मामलों में जहां BE मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन अनंतिम मूल्यांकन के बाद आयातक को वापस कर दिया जाता है, धारा 47(2)(b) के अनुसार दिनों के भीतर शुल्क का भुगतान किया जाना आवश्यक है। सही जवाब, छुट्टियों को छोड़कर 1 दिन। कानूनी आधार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 47(2)(b) स्पष्ट रूप से कहती है जहां बिल ऑफ एंट्री असेसमेंट या रीअसेसमेंट के बाद वापस किया जाता है, वहां इंपोर्टर को ऐसे रिटर्न की तारीख से 1 दिन के अंदर छुट्टियों को छोड़कर ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। आपका चुना हुआ जवाब 100% सही है। 116, नमूने लेने की शक्ति, धारा 144। सवाल, सेक्शन 144 के अनुसार इंपोर्टेड एक्सपोर्ट किए गए सामान का सैंपल लेने का अधिकार किसके पास है? सही जवाब, सीमा शुल्क का उचित अधिकारी। कानूनी आधार,
धारा 144 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही अधिकारी जांच या टेस्टिंग के लिए किसी भी इंपोर्टेड या एक्सपोर्ट किए गए सामान के सैंपल ले सकता है। कस्टम ब्रोकर बटा मालिक बटा कस्टोडियन के पास कोई कानूनी पावर नहीं है। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 117 सीमा शुल्क में सेवा केंद्र का अर्थ। प्रश्न कस्टम्स के संदर्भ में सर्विस सेंटर का मतलब ऐसी जगह से है जहां। सही जवाब इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फाइल किया जा सकता है। कानूनी आधार सीबीआईसी एडी और सर्विस सेंटर की गाइडलाइंस के अनुसार सर्विस सेंटर इसलिए बनाए जाते हैं बिल ऑफ एंट्री बटा शिपिंग बिल की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की सुविधा दें। एडी माहौल में ट्रेड में मदद करें। यह इसके लिए नहीं है। शिकायत निवारण डीबी के फाइलिंग शिपिंग लाइन सेवाएं। आपका चुना हुआ ऑप्शन सही है। प्रश्न 118 ईपीसीजी और प्रतिबंधित निर्यात वस्तुएं। सवाल अगर ईपीसीजी ऑथराइजेशन के तहत एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामान पर रोक है तो किससे मंजूरी लेनी होगी। सही जवाब डीजीएफटी में एक्जिम सुविधा समिति ईएफसी। कानूनी आधार एफटीपी प्लस एचबीपी प्रोविजन साफ तौर पर बताते हैं ईपीसीजी के तहत प्रतिबंधित एक्सपोर्ट के लिए एक्जिम फैसिलिटेशन कमेटी की मंजूरी जरूरी है। सीबीआईसी वाणिज्य मंत्रालय ऐसी मंजूरी नहीं देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। प्रश्न 119 डीएफआई के मामले में न्यूनतम मूल्य संवर्धन। सही जवाब 0.2 अर्थात 20%। कानूनी आधार एफटीपी और डीएफआई स्कीम के नियमों के अनुसार कम से कम वैल्यू एडिशन 20% तय है जब तक कि कुछ सेक्टर प्रोडक्ट के लिए खास तौर पर छूट न दी गई हो। निष्कर्ष 0.2 सही है। 0.25 बटा 0.15 बटा 0.1 गलत है। प्रश्न 120 सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 105(1) के अंतर्गत दंड मूल्य 1 रुपया करोड़ से अधिक। सही जवाब 7 साल और जुर्माने के साथ। कानूनी आधार धारा 135(1) आय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 जहां सामान का मार्केट प्राइस 1 रुपया करोड़ से ज्यादा हो। 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। मुख्य परीक्षा बिंदु जब मूल्य 1 रुपया करोड़ से अधिक हो तो और जुर्माने के साथ अनिवार्य है। सही 7 साल और जुर्माने के साथ या जुर्माने के साथ ऑप्शन गलत है। प्रश्न 121 सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अपराधों के शमन के लिए सक्षम प्राधिकारी। सही जवाब प्रधान मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त। कानूनी आधार धारा 137(3) सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सीबीआईसी अपराधों के शमन नियम पढ़े। निष्कर्ष प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स आर बटा सेटलमेंट कमीशन बटा सेस्टैट कंपाउंडिंग के लिए सक्षम नहीं। प्रश्न 122 एंट्री बिल के अनंतिम मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन के लिए उचित अधिकारी धारा 17। सही जवाब ए और बी दोनों यानी कस्टम सुपरिटेंडेंट और अप्रेजर। कानूनी आधार धारा 17 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। उचित अधिकारी में मूल्यांकन कार्य सौंपे गए अधिकारी शामिल हैं। व्यवहार में मूल्यांकनकर्ता मूल्यांकन सुपरिटेंडेंट सुपरवाइजरी बटा रीअसेसमेंट पावर्स। निष्कर्ष ए और बी दोनों सही है। ऐसी डीसी सेक्शन 17 के तहत असेसिंग ऑफिसर नहीं है। प्रश्न 123 ट्रांसशिपमेंट की अनुमति देने के लिए उचित अधिकारी धारा 52 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही अथॉरिटी सीमा शुल्क अधीक्षक। कानूनी आधार सेक्शन 52 सही ऑफिसर को ट्रांसशिपमेंट की इजाजत देने का अधिकार देता है। सीबीआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के अनुसार यह पावर ऑपरेशनल लेवल पर सुपरिटेंडेंट द्वारा इस्तेमाल की जाती है। आपका चुना हुआ जवाब सुपरिटेंडेंट कानूनी तौर पर सही है। क्विज सिस्टम के हिसाब से मार्किंग गलत है। प्रश्न 124 शिपिंग बिल पारित करने के लिए उचित अधिकारी धारा 40 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। कानूनी स्थिति सेक्शन 40 के अनुसार एक्सपोर्ट के लिए सामान की एंट्री और जांच सही अधिकारी से करवानी होगी। शिपिंग बिल लियो पास करना सुपरिटेंडेंट का काम नहीं है। सही अथॉरिटी अप्रेजर बटा एसीडीसी पोर्ट के निर्देशों के आधार पर। अफसर भूमिका इंस्पेक्टर परीक्षा मूल्यांक आकलन प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा अंतिम अनुमोदन बटालियो अधीक्षक केवल पर्यवेक्षण। क्विज का सुपरिटेंडेंट को रिजेक्ट करना सही है। प्रश्न 125 प्रवेश पत्र में संशोधन सच्ची गलती धारा 149 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सही अथॉरिटी सीमा शुल्क के एसीडीसी। कानूनी आधार सेक्शन 149 सही अधिकारी बदलाव के लिए मंजूरी दे सकता है। उचित अधिकारी का अर्थ एसीडीसी है। रूटीन बीओई अमेंडमेंट के लिए जॉइंट कमिश्नर की जरूरत नहीं है। सही जवाब होना चाहिए एसीडीसी। जॉइंट कमिश्नर को सही बताना कानूनी तौर पर गलत है। प्रश्न 126
बीई का उपचार आरएमएस निर्देश से अलग। सीबीआईसी आरएमएस दिशा निर्देश। सही अथॉरिटी सीमा शुल्क आयुक्त। कानूनी आधार आरएमएस सुविधा बाध्यकारी है। किसी भी बदलाव के लिए कमिश्नर की मंजूरी जरूरी है। सही जवाब कमिश्नर। आपका जवाब गलत था। प्रश्न 127 निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं में आयुक्त प्रधान आयुक्त की न्याय निर्णयन शक्ति। सही जवाब बिना सीमा के। आपका जवाब बिना किसी लिमिट के। क्विज का रिजल्ट गलत मार्क किया गया, क्विज के हिसाब से गलत। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 4 और धारा 122। एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ईपीसीजी, एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए वगैरह पॉलिसी पर आधारित स्कीम है। सीबीआईसी सर्कुलर और एडजुडिकेशन इंस्ट्रक्शंस में साफ तौर पर कहा गया है कि कमिश्नर बटा प्रिंसिपल कमिश्नर के पास एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम से जुड़े मामलों में अनलिमिटेड एडजुडिकेशन पावर होती है। निष्कर्ष आपका जवाब कानूनी रूप से सही है। क्विज का मूल्यांकन गलत है। प्रश्न 128 ऑडिटर की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है। सही जवाब एग्जिम बैंक। आपका जवाब एग्जिम बैंक। क्विज रिजल्ट गलत मार्क किया गया। कानूनी आधार नियम 2 सी सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम 2018 ऑडिटी में शामिल है। आयातक बटा निर्यातक, सीमा शुल्क दलाल, संरक्षक, गोदाम लाइसेंसधारी। एग्जिम बैंक इस परिभाषा में शामिल नहीं है। निष्कर्ष आपका जवाब 100% सही है। क्विज की गलत है। प्रश्न 129 ऑडिट करने की प्रक्रिया निर्धारित है। सही जवाब सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियम 2018। आपका जवाब कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशन 2018। क्विज रिजल्ट गलत मार्क किया गया। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 99 ऑडिट प्रक्रिया को नोटिफाई किया गया है। कस्टम्स ऑडिट रेगुलेशन 2018 2011 के रेगुलेशन की जगह लेते हुए। निष्कर्ष सही जवाब गलत मूल्यांकन। प्रश्न 130 ऑडिट से पहले न्यूनतम अग्रिम सूचना। सही जवाब 15 दिन। आपका जवाब 15 दिन। क्विज का रिजल्ट गलत मार्क किया गया। कानूनी आधार विनियमन 6(1) सीमा शुल्क लेखा परीक्षा विनियमन 2018। उचित अधिकारी को ऑडिटी के परिसर में ऑडिट शुरू करने से कम 15 दिन का नोटिस देना होगा। निष्कर्ष कानूनी रूप से सही। क्विज में गलती। प्रश्न 131 AO-T2 के मामले में बीजी कम हो जाता है। सही जवाब 25%। कानूनी आधार सीबीआईसी AO कार्यक्रम के अनुसार परिचालन दिशा निर्देश। AO-T2 एंटिटीज बैंक गारंटी में 75% की कटौती के लिए एलिजिबल है, इसलिए दे बीजी सामान्य आवश्यकता का 25%। संदर्भ सीबीआईसी परिपत्र संख्या 332016 COS AO टियर 2 को लाभ पर पैरा। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। Q.132 AO प्रोग्राम में किसे बिजनेस पार्टनर नहीं माना जाता है। सही जवाब एग्जिम बैंक। कानूनी आधार AO गाइडलाइंस के अनुसार बिजनेस पार्टनर्स में शामिल है गोदाम ऑपरेटर, टर्मिनल ऑपरेटर बटा कस्टोडियन, रसद सेवा प्रदाता, सीमा शुल्क दलाल। एग्जिम बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं। संदर्भ AO प्रोग्राम सेक्शन बिजनेस पार्टनर सिक्योरिटी। आपका जवाब सही है। Q.110 AO-T3 के लिए न तो ट्रांजैक्शन ऑडिट है और न ही ऑस्क का है। सही जवाब सत्य। कानूनी आधार AO-T3 एयोलो संस्थाओं को इससे छूट दी गई है। लेन देन आधारित लेखा परीक्षा, OSPCA ऑन साइट पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट। संदर्भ सीबीआईसी परिपत्र संख्या 032018 COS AO-T3 लाभ। आपका जवाब सही है। Q.134 AO-T3 को 30 दिनों के अंदर रिफंड दिया जाएगा। सही जवाब सत्य। कानूनी आधार रिफंड की प्रायोरिटी प्रोसेसिंग के लिए एलिजिबल है। रिफंड की समय सीमा घटाकर 30 दिन कर दी गई। संदर्भ AO प्रोग्राम AO-T3 के लिए डेफर्ड बेनिफिट्स और तेज रिफंड। आपका जवाब सही है। प्रश्न 135 भारत में AO को दिए जाने वाले लाभ। सही जवाब ऊपर के सभी। कानूनी आधार AO के फायदों में ये शामिल है कम बैंक गारंटी, फीस में पूरी बटा थोड़ी छूट, कम प्रोसेस की जरूरतें। संदर्भ सीबीआईसी AO दिशा निर्देश लाभ पर अध्याय। आपका जवाब सही है। Q.136 संक्षिप्त नाम ISCM का अर्थ है। दिया गया जवाब क्विज इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। स्टेटस गलत। सही कानूनी स्थिति कस्टम्स बटा ट्रेड फैसिलिटेशन के संदर्भ में ISCM का कोई वैधानिक, अधिसूचित या मान्यता प्राप्त संक्षिप्त नाम एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962
सीबीआईसी परिपत्र, व्यापार सुविधा बटा जोखिम प्रबंधन दस्तावेज। कहीं भी आईएससीएम इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट परिभाषित नहीं है। सही दृश्य, यह सवाल साफ नहीं है बटा गलत तरीके से पूछा गया है। अंक नहीं काटे जाने चाहिए। प्रश्न 137, निम्नलिखित में से कौन सा माल के परीक्षण पूर्व निपटान का आदेश देने का आधार नहीं हो सकता है? दिया गया जवाब, क्विज सरकार को तुरंत फंड की जरूरत है। स्टेटस, गलत। आपका जवाब असल में सही है। कानूनी प्रावधान, धारा 110 ए सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्री ट्रायल डिस्पोजल की इजाजत सिर्फ तब दी जाती है जब सामान खराब होने वाला या खतरनाक है, माल के मूल्य में गिरावट की संभावना, स्थान की कमी, माल की प्रकृति, वैध आधार नहीं, सरकार को तुरंत फंड की जरूरत है। यह आधार सीमा शुल्क अधिनियम में कहीं निर्धारित नहीं है। सही जवाब, सरकार को तुरंत फंड की जरूरत है। क्विज सिस्टम ने गलत तरीके से चिन्हित किया है। प्रश्न 108, नोटिस जारी करने के लिए 6 महीने से अधिक समय का विस्तार। दिया गया जवाब, क्विज प्रिंसिपल कमिश्नर बटा कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। स्टेटस, गलत। कानूनी प्रावधान, धारा 110 2 सीमा शुल्क अधिनियम 1962। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स या कमिश्नर ऑफ कस्टम्स दे सकते हैं। संयुक्त बटा अपर बटा सहायक आयुक्त को पावर नहीं है। सही जवाब, प्रधान आयुक्त बटा सीमा शुल्क आयुक्त। क्विज में गलत मार्किंग है। प्रश्न 139, सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018 के अंतर्गत जुर्माना। दिया गया जवाब, क्विज कस्टम ब्रोकर और या इंपोर्टर एक्सपोर्टर और या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर। स्टेटस, गलत। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। कानूनी प्रावधान, विनियमन 9 सीमा शुल्क अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना विनियम 2018। इन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। आयातक बटा निर्यातक, अधिकृत प्रतिनिधि, सीमा शुल्क दलाल। विनियमन व्यापक शब्दों का उपयोग करता है, उल्लंघन में शामिल कोई भी व्यक्ति। सही जवाब, कस्टम ब्रोकर और या इंपोर्टर एक्सपोर्टर और या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पर। क्विज मार्किंग कानूनी तौर पर सही नहीं है। प्रश्न 140, जब्त माल की अनंतिम रिहाई की अनुमति द्वारा दी जा सकती है। सही कानूनी स्थिति, न्याय करने वाली अथॉरिटी। कानून, धारा 110 ए सीमा शुल्क अधिनियम 1962। सेक्शन 110 के तहत जब्त किया गया कोई भी सामान एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर तक बॉन्ड और सिक्योरिटी लेकर मालिक को दिया जा सकता है। अनंतिम रिहाई एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि न्याय निर्णय शक्तियों से निकलती है। आपका चुना हुआ जवाब कानूनी तौर पर सही है। अगर प्लेटफॉर्म ने गलत मार्क किया है, क्विज ने गलत इवैल्यूएशन किया है। प्रश्न 141, क्रिप्स के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के लिए धारा 114 अब के तहत जुर्माना 50 लाख रुपए। सही जवाब, 50 लाख रुपए तक। कानून, धारा 114 अब सीमा शुल्क अधिनियम उस ड्यूटी की रकम तक होगी जिसे टाला जाना है। यहां इस्तेमाल किए गए धोखाधड़ी वाले स्क्रिप्ट 50 लाख रुपए, शुल्क चोरी 50 लाख रुपए, अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपए। आपका जवाब कानून के हिसाब से 100% सही है। प्लेटफॉर्म मार्किंग गलत है। Q.142 निम्नलिखित में से कौन से अपराध गैर जमानती है? विकल्प, 50 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी चोरी, 50 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी, गलत घोषणा मूल्य 1 रुपया करोड़। कानून, धारा 104(6) सीमा शुल्क अधिनियम अपराध गैर जमानती है यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी चोरी, गलत आईटीसी बटा ड्रॉबैक 50 लाख रुपए, सामान की कीमत 1 रुपया करोड़। क्योंकि हर ऑप्शन अलग अलग गैर जमानती शर्तों को पूरा करता है, सभी विकल्प कानूनी रूप से सही है। गलत मार्किंग एग्जामिनर बटा सॉफ्टवेयर की गलती। प्रश्न 133, धारा 105 के तहत बिना वारंट के कौन परिसर की तलाशी ले सकता है? सही जवाब, असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर। कानून, धारा 105(1) सीमा शुल्क अधिनियम एक सहायक आयुक्त या उप आयुक्त सीमा शुल्क या उनके द्वारा अधिकृत एक अधिकारी। इंस्पेक्टर खुद से कार्रवाई नहीं कर सकता। जॉइंट कमिश्नर ऊपर होता है, लेकिन सेक्शन में खास तौर पर एसीडीसी का नाम होता है। आपका जवाब कानूनी तौर पर सही है। क्विज मार्किंग फिर से गलत हो गई। प्रश्न 144, धारा 100/101 के अंतर्गत व्यक्ति की तलाशी। सवाल, सेक्शन 100 या 101 के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए कानूनी जरूरत क्या है? आपका उत्तर, उसके पास यह मानने के कारण होने चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने पास ऐसा सामान छिपाया है जिसे जब्त किया जा सकता है। कानूनी स्थिति, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 101 स्पष्ट रूप से कहती है, जहां सही अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि किसी व्यक्ति ने अपने पास कोई ऐसा सामान छिपा रखा है जिसे जब्त किया जा सकता है। कोई वारंट नहीं, कोई पहले से मंजूरी नहीं, सिर्फ शक की जरूरत नहीं। निष्कर्ष, आपका जवाब सही है।
सिस्टम मार्किंग कानूनी तौर पर गलत है। प्रश्न 100 शुल्क का गैर कम भुगतान करने पर ब्याज दर। प्रश्न केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर क्या है? आपका उत्तर 10% से 36% के बीच। कानूनी स्थिति धारा 28A सीमा शुल्क अधिनियम 1962। ब्याज केंद्र सरकार द्वारा नोटिफाई किया जाएगा और यह 10% से कम और 36% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा। नोटिफिकेशन पर आधारित लेकिन कानूनी सीमाएं तय है। निष्कर्ष आपका जवाब कानून के हिसाब से सही है। Q.146 गलत रिफंड के लिए प्रासंगिक तारीख। सवाल गलत रिफंड के मामले में डिमांड नोटिस जारी करने की सही तारीख क्या है? आपका उत्तर रिफंड के भुगतान की तिथि। कानूनी स्थिति धारा 28 का स्पष्टीकरण। गलत रिफंड के मामले में संबंधित तारीख रिफंड के भुगतान की तारीख होगी। रिफंड ऑर्डर की तारीख नहीं, रसीद की तारीख नहीं। निष्कर्ष आपका जवाब सही है। प्रश्न 147 जब उच्च न्यायालय स्थगन प्रदान करता है तो सीमा की गणना। सवाल जब HCSCN जारी करने पर रोक लगाता है तो 2/5 साल की लिमिटेशन कैसे कैलकुलेट की जाती है? आपका उत्तर रहने का समय शामिल नहीं होगा। कानूनी स्थिति धारा 28(9) का स्पष्टीकरण। जिस समय के दौरान कोर्ट के आदेश से कार्रवाई रोकी जाती है उसे लिमिटेशन कैलकुलेट करते समय शामिल नहीं किया जाएगा। यह एक तय कानूनी स्थिति है। निष्कर्ष आपका जवाब सही है। प्रश्न 148 धन वापसी के लिए प्रासंगिक तिथि जहां धन वापसी धारा 25(2) के तहत आदेश से उत्पन्न होती है। सही जवाब जैसा बताया गया है। धारा 25(2) के अंतर्गत आदेश जारी होने की तिथि से 1 वर्ष। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 27(1)(b)(a) प्रासंगिक तिथि को परिभाषित करती है। इसमें साफ साफ लिखा है जहां इस अधिनियम के तहत पारित किसी आदेश के परिणाम स्वरूप शुल्क वापसी योग्य हो जाता है वहां प्रासंगिक तिथि ऐसे आदेश की तिथि होगी। धारा 25(2) CBIC को विशेष आदेश द्वारा छूट देने का अधिकार देती है। ऐसे छूट ऑर्डर की वजह से होने वाला रिफंड उसी ऑर्डर से आता है। निष्कर्ष सीमा अवधि धारा 25(2) के तहत आदेश जारी होने की तिथि से शुरू होती है, न कि भुगतान तिथि, रसीद तिथि या सिस्टम अपलोड तिथि से। क्विज का जवाब कानूनी तौर पर सही है। 149 लावारिस अस्पष्ट माल की बिक्री आय से दावों की प्राथमिकता धारा 150। सही जवाब जैसा बताया गया है। नीलामी के खर्चों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कानूनी आधार धारा 150(2) बिक्री से मिली रकम के इस्तेमाल का ऑर्डर। बिक्री का खर्च, नीलामी शुल्क, कस्टोडियन हैंडलिंग आदि। सीमा शुल्क माल ढुलाई और अन्य वाहक शुल्क। अन्य बकाया मालिक को शेष राशि। मुख्य कानूनी बिंदु नीलामी बटा बिक्री का खर्च हमेशा पहला चार्ज होता है। नीलामी के बिना बिक्री नहीं हो सकती। निष्कर्ष ऑक्शन के खर्च को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है जो कस्टम, कस्टोडियन या कैरियर से ज्यादा है। क्विज का जवाब कानूनी तौर पर सही है। प्रश्न 150 अनक्लियर्ड आयातित वस्तुओं के निपटान की समय सीमा। सही जवाब जैसा बताया गया है 30 दिन। कानूनी आधार सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 48। उतारने के 30 दिनों के अंदर घर पर इस्तेमाल, वेयरहाउसिंग या ट्रांसशिपमेंट के लिए क्लियर नहीं किया जाता है तो कस्टोडियन सही अधिकारी की इजाजत से और इंपोर्टर को नोटिस देने के बाद उसे डिस्पोज कर सकता है। एक्सटेंशन सही अधिकारी दे सकता है, लेकिन बेस कानूनी अवधि 30 दिन। निष्कर्ष कानूनी डिफॉल्ट टाइम लिमिट 30 दिन है, 15-90 दिन नहीं। क्विज का जवाब कानूनी तौर पर सही है। कॉपीराइट डिस्क्लेमर इस YouTube चैनल पर सभी कंटेंट जिसमें वीडियो, ऑडियो, इमेज, ग्राफिक्स और टेक्स्ट शामिल है इस चैनल के मालिक की कॉपीराइट प्रॉपर्टी है जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। बिना पहले से लिखी हुई इजाजत के इस कंटेंट की बिना इजाजत कॉपी करना, दोबारा बनाना, दोबारा बांटना, दोबारा अपलोड करना या इस्तेमाल करना पूरा या कुछ हिस्सा पूरी तरह मना है और इसके लिए लागू कॉपीराइट कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस वीडियो में इस्तेमाल किया गया कुछ मटेरियल कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 107 के तहत एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल या फेयर यूज के मकसद से हो सकता है जहां भी लागू हो। संबंधित मालिकों को क्रेडिट दिया गया है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो कृपया हमारे काम को सपोर्ट करने और ज्यादा क्वालिटी कंटेंट बनाने में हमारी मदद करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।